नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग उत्कर्ष समान अध्ययन यानी गौरव सर का जो न्यू बुक आया है सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से जीके जीएस का, इस बुक से हम लोग टोटल 1500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आज हम लोग ज्योग्राफी का सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप लोग ये बुक आप खरीदे हैं या नहीं खरीदे हैं, तो अगर ख़रीदना चाहते हैं तो सभी जगह ये उपलब्ध है, आप खरीद सकते हैं। आज हम लोग जो है ज्योग्राफी का पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। इसके बाद हम लोग भारत का जो है ज्योग्राफी करेंगे, फिर हिस्ट्री का करेंगे, यानी पूरे बुक का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो जल्दी से आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सभी लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक शेयर भी कीजिएगा। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विश्व भूगोल और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने वाले हैं। चलिए ज्योग्राफी का प्रथम क्वेश्चन है कि कह रहा है मिलान कीजिए। तो बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो हम सभी लोग जानते हैं कि बिग बैंग सिद्धांत लेमेंटर ने यानी जॉर्ज लेमेंटर ने दिया था। नेक्स्ट है कि साम्यावस्था सिद्धांत किसने दिया था? तो साम्यावस्था सिद्धांत जो है ये थॉमस गॉल्ड और हरमन बोडी ने दिया था। नेक्स्ट है कि डोलन सिद्धांत किसने दिया था? तो एलन संडेज ने डोलन सिद्धांत दिया था। अगला है सूर्य केंद्रित सिद्धांत, तो ये कोपरनिकस ने यानी सूर्य केंद्रित सिद्धांत जो है एक कोपरनिकस ने दिया था। तो ये रहा इसका आंसर। चलिए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है? कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बुध ग्रह, यानी बुध ग्रह का परिक्रमा करने में 88 दिन लगता है। और ये दोस्तों सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। बुध जो है ये सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन है, तो शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह ये शुक्र हो जाएगा। चलिए अगला कि सौरमंडल के किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो ऐसा दो ग्रह है, यानी करा किस सौरमंडल के किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो ऐसा दो ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, ये बुध है और शुक्र। इन दोनों के पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास कोई अपना उपग्रह नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी बुध और शुक्र। मंगल का दोस्तों ग्रह है फोमोस और डिमोस, जो है मंगल का ग्रह है। दो ग्रह होता है मंगल का, फोमोस और डिमोस। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? यानी सौरमंडल के किस ग्रह का घनत्व जो है वो सबसे अधिक होता है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये अरुण, यानी सौरमंडल के अरुण ग्रह का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो लेटा हुआ ग्रह दोस्तों किसको कहते हैं? तो ये अरुण को कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है कि सांझ और भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? शाम और भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये शुक्र ग्रह को। शाम और भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अगला है कि कौन सा आंतरिक ग्रह में शामिल है? कौन आंतरिक ग्रह में शामिल है, यानी पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन कौन है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो ये हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये आंतरिक ग्रह की श्रेणी में आता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हम लोग कंप्लीट बुक का सलूशन करने वाले हैं, तो सभी लोग प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। जितने भी साथी पहली बार आए हैं सभी लोग प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? यानी क्षुद्र ग्रह जो है ये किन ग्रहों के मध्य पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये आप लोग जानते होंगे, ये मंगल और बृहस्पति के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल के ग्रह का आकार की दृष्टि से घटता हुआ क्रम, यानी बड़ा से छोटा क्रम बताइए। चलिए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों ये बृहस्पति है, जिसके पास लगभग 120 ग्रह है। उसके बाद शनि है जिसके पास 82 ग्रह है। उसके बाद अरुण है, फिर वरुण है, फिर पृथ्वी हो जाएगा, शुक्र, मंगल और बुध। ये यानी
सबसे बड़ा ग्रह अगर पूछे तो बृहस्पति हो जाएगा आकार के दृष्टिकोण से, और सबसे छोटा ग्रह आकार के दृष्टिकोण से बुध हो जाएगा। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ये आकार की दृष्टि से बढ़ते से यानी छोटे क्रम में गया है, बड़ा से छोटे क्रम में गया है। चलिए अगला है कि फोमोस और डिमोस। देखिए ये क्वेश्चन आ गया है कि फोमोस और डिमोस किस ग्रह के दो उपग्रह है। अभी आपको बताए थे कि फोमोस और डिमोस जो है ये दोनों ग्रह है, सिर्फ दो ग्रह होता है मंगल का, फोमोस और डिमोस। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मंगल का दो ग्रह जो कि फोमोस और डिमोस होता है। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण यान का नाम क्या था। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण यान का नाम क्या था, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों प्रथम गया था PSLV, दूसरा गया था GSLV, और तीसरा जो गया था ये तो गया था LVM3M4, LVM3M4 ये तीसरा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, LVM3M4, ये चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण यान का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है ये कौन सा है। तो दोस्तों ये हो जाएगा गैनीमेड। गैनीमेड जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, और ये किसका ग्रह है, यानी किसका उपग्रह है, तो ये बृहस्पति का, यानी बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है ये गैनीमेड, और सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट है कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है। सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया जो है ये किस ग्रह पर स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये मंगल ग्रह हो, मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया स्थित है। चलिए अगला है कि हेली धूमकेतु कितने वर्ष के बाद दिखाई देता है। तो हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों हेली धूमकेतु जो है ये कितने वर्ष के बाद दिखाई देता है, तो 76 वर्ष के बाद, ये 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यम और प्लेटो किस ग्रह की मान्यता कब समाप्त कर दी, यानी यम यानी प्लेटो का ग्रह का जो मान्यता था ये कब समाप्त कर दिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, तो ये कब इसको हटा दिया गया था ग्रह की श्रेणी से। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 2006 को यम को यानी प्लेटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। चलिए अगला कि निम्नलिखित तिथियों में से किन दिन ग्रीष्म यानी अयनांत होता है, किस दिन ग्रीष्म अयनांत होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 21 जून को, 21 जून को जो है ग्रीष्म अयनांत होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस दिन होगा दोस्तों, ये कब होगा, तो सभी लोग जानते हैं ये 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और सबसे छोटी रात 22 दिसंबर को ही होता है, यानी इसका उल्टा सबसे बड़ा दिन होगा तो छोटी रात होगा 22 दिसंबर का ही। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण होता है, तो सूर्य ग्रहण कब होता है, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। देखिए सूर्य ग्रहण कब होता है, तो दोस्तों ये जब पृथ्वी और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए, जब चंद्रमा बीच में आएगा तो सूर्य ग्रहण होगा। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण होगा। और चंद्र ग्रहण पूछे तो जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आएगा तो चंद्र ग्रहण होगा। यानी बीच में जो, जैसे यहाँ पे सूर्य ग्रहण पूछा है तो बीच में चंद्रमा आएगा, और चंद्र ग्रहण पूछेगा तो पृथ्वी बीच में सूर्य ग्रहण आएगा। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आएगा तो सूर्य ग्रहण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि देखिए जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य किरण किस रेखा पर सीधी पड़ती है। तो दिन और रात बराबर होती है तो सूर्य की किरण जो है दोस्तों ये भूमध्य रेखा पर पड़ती है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो भारत में सबसे छोटा दिन ये 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन नंबर ए 22 दिसंबर। चलिए पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी कब होता है, पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी कब होता है, जल्दी आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों ये 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी होता है जिसे उपसौर कहते हैं, और 4 जनवरी को अधिकतम दूरी होता है जिसे अपसौर कहते हैं। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं जो कि 3 जनवरी को होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि
चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहलाती है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये परिक्रमण चाल कहलाता है, परिक्रमण यानी परिक्रमण चाल कहलाता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, यानी पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति करना परिक्रमण गति कहते हैं। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला है कौन असुमिलित है, यानी कौन सा कथन जो है वो गलत दिया गया है। देखिए अभी आपको बताया था कि 3 जनवरी को उपसौर कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर हो तो उसे अपसौर कहते हैं, उपसौर कहते हैं। तो न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अपसौर की स्थिति 21 जून को होता है, दोस्तों ये गलत है। अपसौर जो है वो 4 यानी 4 जुलाई को होता है, तो ये गलत दिया गया है। नेक्स्ट है कि जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर हो तो अपसौर कहते हैं, ये भी सही है। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगा तो ये अपसौर कहलाएगा, तो ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी गलत है। चलिए अगला है कि पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होता है, पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होता है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों ये 21 मार्च और 23 सितंबर को 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी सूर्य के विपरीत दिशा में घूमती है। सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है और पृथ्वी जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी सूर्य के विपरीत घूमती है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर, और सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। चलिए अगला कि ज्वारभाटा की उत्पत्ति से संबंधित गुरुत्वाकर्षण बल सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण बल सिद्धांत जो है दोस्तों ये किसने दिया? तो ये न्यूटन ने दिया था। किसने? तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। युति और वियुति की घटनाएं कब होती है? युति और वियुति की घटनाएं कब होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन, पूर्णिमा और अमावस्या दोनों के दिन जो है युति और वियुति की घटनाएं होती है। अगला कि विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार किस स्थान पर आता है? विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार जो है ये किस स्थान पर आता है? तो ये फंड की खाड़ी में आता है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कि 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितने मिनट का समय लगता है? 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी का कितना समय लगता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये 4 मिनट हो जाएगा, ऑप्शन सी 4 मिनट। चलिए देशांतर रेखाएं की संख्या कितनी है? तो अक्षांश और देशांतर, देखिए अक्षांश अगर पूछे तो 180 हो जाएगा और देशांतर पूछे तो 360 हो जाएगा। तो यहाँ पे देशांतर पूछा है तो देशांतर की संख्या कितने हो जाएगा? दोस्तों ये 360 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 360। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ग्रीनविच माध्य समय तथा भारत का मानक समय के बीच समय अंतराल कितना है? तो दोस्तों ये ग्रीनविच से भारत का जो मानक समय है वो 5.5 घंटा आगे है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, 5.5 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये देशांतर रेखा, ये ऊपर से नीचे की ओर होती है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देखिए प्रधान यामोत्तर रेखा 0 डिग्री देशांतर किस स्थान से होकर गुजरती है? तो हम सभी लोग जानते हैं प्रधान यामोत्तर जो रेखा है ये ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 अक्षांश रेखाओं के बीच लगभग कितनी जो है दूरी होती है? इन 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर भी हम सभी लोग जानते हैं, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। 111 किलोमीटर होता है अक्षांश, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, और ये 2 अक्षांश रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए 2 देशांतर रेखाओं की मध्य दूरी कहाँ पर अधिकतम होती है, यानी अधिकतम कहाँ पर होती है? तो 2 देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी अधिकतम कहाँ पर होती है? चलिए इसको भी देखते हैं। तो ये भूमध्य रेखा पर, जैसे ये गोल पृथ्वी है और यहाँ पे भूमध्य रेखा है,
तो यहाँ पे जो है दो देशांतर रेखाओं के बीच जो है अधिकतम दूरी यहाँ पर होगा, यानी भूमध्य रेखा पर होगा दो देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 180 डिग्री देशांतर जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 180 डिग्री देशांतर। चलिए आगे है, मिलान करने के लिए कह रहा है, चलिए इसको मिलान करते हैं। देखिए अगर कर्क रेखा यहाँ पे पूछा है तो कर्क रेखा किसे कहते हैं? तो 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, जबकि मकर रेखा 37 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। फिर देखिए उसके बाद हो जाएगा, यानी 1 मिनट इसको छोटा सा थोड़ा, चलिए देखिए कर्क रेखा अगर पूछे आपसे तो 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। आकृतिक रेखा जो है ये 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आकृतिक रेखा कहते हैं। मकर रेखा 37 डिग्री दक्षिण रेखा को मकर रेखा कहते हैं। और अंटार्कटिक रेखा जो है ये 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को आर्कटिक रेखा कहते हैं। चलिए इसको हम लोग मैप पर देखते हैं। जैसे ये गोल पृथ्वी है और यहाँ पे भूमध्य रेखा है, और उत्तर में हो जाएगा 37 डिग्री ये कर्क रेखा हो जाएगा, दक्षिण में हो जाएगा तो ये मकर रेखा हो जाएगा, फिर उत्तर में ये 66 डिग्री को हम लोग कहेंगे आर्कटिक रेखा, ये जो ऊपर में है 66 डिग्री ये आर्कटिक रेखा है। फिर दक्षिण में 66 डिग्री को अंटार्कटिक रेखा कहेंगे, यानी बीच में भूमध्य रेखा, उत्तर में जाएगा तो ये कर्क रेखा हो जाएगा, दक्षिण जाएगा तो मकर रेखा, फिर उत्तर में 66 डिग्री को हम लोग आर्कटिक रेखा कहेंगे, दक्षिण में 66 डिग्री को हम लोग अंटार्कटिक रेखा कहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ये ए। चलिए आगे देखते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी को कितने समय कटिबंध में बांटा गया है। तो संपूर्ण पृथ्वी को दोस्तों टोटल जो है कितने समय कटिबंध में बांटा गया है? तो 24 के समय कटिबंध में बांटा गया है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में कौन सी विधि का उपयोग यानी प्रयोग की जाती है? तो पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए दोस्तों ये यूरेनियम डेटिंग विधि का उपयोग करते हैं। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, यूरेनियम डेटिंग विधि। नेक्स्ट है कि डायनासोर का युग कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? तो डायनासोर का युग कितने वर्ष माना गया है? तो ये लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व, 18 करोड़ वर्ष पूर्व हो जाएगा। अरावली पर्वत का निर्माण किस कल्प यानी काल में हुआ था? तो अरावली जो पर्वत है दोस्तों इसका निर्माण ये प्री कैम्ब्रियन कल्प में हुआ था। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस महाकल्प में सर्वप्रथम स्तनधारी जीवों व पुच्छहीन बंदर की उत्पत्ति हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये नवजीवी महाकल्प में स्तनधारी जीव और पुच्छहीन बंदर की उत्पत्ति हुआ है। किस युग को कोयला युग भी कहते हैं? तो किस युग को कोयला युग कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा यानी कार्बोनिफेरस युग को कोयला युग कहते हैं। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है कि नवजीवन महाकल्प के प्लायोसिन काल में निम्न से किसका निर्माण होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा भारतीय विशाल मैदान हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि करेक्ट निम्नलिखित में से कौन मध्यजीवी महाकल्प का भाग नहीं है? कौन मध्यजीवी महाकल्प का भाग नहीं है? तो ट्रियासिक कल्प ये है मध्यजीवी महाकल्प का भाग, जुरेसिक कल्प भी है, क्रिटेशियस कल्प भी है, जबकि ये जो बी नंबर है ओलिगोसिन कल्प ये जो है मध्यजीवी महाकल्प का भाग नहीं है। ऑप्शन बी जो है गलत दिया गया है। पृथ्वी की परतों का धरातल से केंद्र की ओर सही क्रम क्या है? यानी धरातल से केंद्र की ओर जाने पर सही क्रम क्या होगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा, सबसे पहले जो है ऊपर में सियाल होता है, फिर सीमा और निफे, यानी निफे सबसे नीचे होता है, सबसे ऊपर सियाल होता है, सियाल सीमा निफे। तो 3 2 1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की किस परत में निकेल और लोहा की प्रधान पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये नीफे में जो है लोहा और निकेल पाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। पृथ्वी के धरातल के से केंद्र की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या होती है? तो गहराई बढ़ेगा तो तापमान भी बढ़ेगा। तो 1 डिग्री तापमान बढ़ने पर यानी 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री तापमान बढ़ता है। अगर आप लोग गहराई में 32 मीटर जाते हैं तो तापमान 1 डिग्री बढ़ जाएगा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। मेंटल
मेटल परत में किन तत्वों की प्रधान होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये किसकी होती है, तो सिलिका और मैग्नीशियम का, सिलिका और मैग्नीशियम हो जाएगा। गुटेनबर्ग असंबद्धता स्थित है, यानी गुटेनबर्ग असंबद्धता स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेटल और क्रोड के बीच, मेटल और क्रोड के बीच हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चलिए नेक्स्ट है मिलान करने वाला, चलिए इसको देखते हैं। देखिए कॉनरॉड असंबद्धता जो है ये किससे संबंधित है? दोस्तों ये ऊपरी क्रोड के निचला क्रस्ट, ऊपरी क्रोड के निचला जो क्रस्ट है ये इसे कॉनरॉड असंबद्धता कहते हैं। रेपिटी असंबद्धता जो है ये किससे संबंधित है? तो ऊपरी मेटल और निचली मेटल के बीच को कहते हैं। जबकि मोहोरोबिक असंबद्धता जो है ये निचला क्रस्ट के ऊपरी मेटल होता है, ये निचला क्रस्ट के ऊपरी मेटल होता है, यानी सी का 4 हो जाएगा। और लेहमन असमता जो है बाहरी क्रोड के व आंतरिक क्रोड के बीच हो जाएगा, बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पृथ्वी की भूपट्टी यानी क्रस्ट पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ऑक्सीजन, यानी पृथ्वी की भूपट्टी पर ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। किस भाग को दुर्बलता मंडल कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ऊपरी मंडल को, ऊपरी मेटल को दुर्बलता मेटल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस यानी किसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं? तो प्राथमिक चट्टान दोस्तों ये आग्नेय चट्टान को कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा आग्नेय चट्टान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए करा की वनस्पति एवं जीव जंतुओं के अवशेष किस प्रकार की चट्टान में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये अवसादी चट्टान में। कहाँ? तो अवसादी चट्टान में जीव जंतु के अवशेष पाए जाते हैं। कोयला तथा प्राकृतिक गैस किस प्रकार की चट्टान में पाए जाते हैं? तो कोयला और प्राकृतिक जो गैस है ये अवसादी चट्टान में। कहाँ? तो अवसादी चट्टान हो जाएगा। नेक्स्ट चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है? तो चूना पत्थर का जो कायांतरित रूप है ये संखमरमर है, ऑप्शन सी संखमरमर है। कौन सी चट्टानें निर्माण के दृष्टिकोण से सबसे प्राचीन है? तो सबसे प्राचीन जो है ये आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान जो है सबसे प्राचीन चट्टान है। चलिए अगला क्वेश्चन है और इसको करा मिलान कीजिए। देखिए ग्रेनाइट जो है ये किससे संबंधित है? तो ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान से संबंधित है। पेट्रोलियम जो है दोस्तों ये अवसादी चट्टान में, यानी पेट्रोलियम जो मिलता है वो अवसादी चट्टान से मिलता है। फाइलाइट जो है ये कांतिक चट्टान है, फाइलाइट ये कांतिक चट्टान है। और बेसाल्ट जो है ये आग्नेय चट्टान है, बेसाल्ट भी आग्नेय चट्टान है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि आगरा का किला व दिल्ली का लाल किला किस प्रकार के चट्टानों से बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बना है अवसादी चट्टान से। आगरा किला और दिल्ली की लाल किला अवसादी चट्टान से बना है। अगला है कि कौन सा एक कायांतित सेल नहीं है? कौन एक कायांतित सेल नहीं है? तो दोस्तों ये संखमरमर है, क्वार्टरजाइट है, स्लेट है, जबकि चूना पत्थर नहीं है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, तो भूकंप की जो तीव्रता है वो रॉसी फेरल स्केल से, मर्केली स्केल से, रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है करा मिलान कीजिए, ज्वालामुखी है और स्थान है, कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पर है? चलिए देखते हैं। तो फ्यूजियम्मा जो है ये जापान में है। कहाँ? तो जापान में स्थित है। कटमई जो है ये कहाँ की ज्वालामुखी है? तो ये अमेरिका की, कटमई अमेरिका की ज्वालामुखी है। विसुवियस जो है ये इटली की ज्वालामुखी है, विसुवियस इटली की ज्वालामुखी है। और माउंट इरेबस जो है अंटार्कटिक, ये अंटार्कटिक की ज्वालामुखी है। माउंट इरेबस ये अंटार्कटिक की ज्वालामुखी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे क्वेश्चन है कि भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? तो दोस्तों ये हो जाएगा रेडॉन गैस, यानी भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा वृद्धि होती है। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले भूकंपीय तरंग का अनुभव किया जाता है, उस बिंदु को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उस बिंदु को ये अधिकेंद्र कहते हैं, ऑप्शन सी अधिकेंद्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भूकंपीय तरंग पृथ्वी के धरातल पर सबसे पहले पहुँचेगी? तो सबसे पहले पृथ्वी के धरातल पर दोस्तों ये कौन सा तरंग पहुँचेगी? तो ये हो जाएगा पी तरंग। कौन सी तरंग? तो पी तरंग हो जाएगी। एस तरंग से संबंधित औसत कथन का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। तो देखिए एस तरंग के बारे में प्रथम है कि इस तरंग को द्वितीय या अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो दोस्तों ये सही है।
नेक्स्ट है कि यह तरंग केवल ठोस माध्यम में ही विचरण करती है, तो ये भी सही है। पी तरंग की भांति इसकी गति 40% कम हो जाती है, तो पी तरंग की भांति जो है इसकी गति जो है वो 40% तक कम होती है, तो ये भी सही है। एस तरंग ध्वनि तरंग की भांति की चलती है, तो ये गलत है, यानी ऑप्शन डी गलत है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना में। कहाँ? ओजोस डेल सलाडो जो है ये अर्जेंटीना में स्थित है, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है, तो माउंट एटना जो ज्वालामुखी है दोस्तों ये कहाँ है, तो सिसिली द्वीप पर। कहाँ? सिसिली द्वीप पर स्थित है। कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, तो सक्रिय ज्वालामुखी कौन नहीं है, तो ये हो जाएगा दोस्तों चिम्बरे यानी चिम्बेराजी, ये सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। बाकी जो है किलायू, बेरन और माउंट यानी माउंट टाल ये सभी सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि चिम्बरा यानी चिम्बेराजो जो है चिम्बराजो ये सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। चलिए 10,000 धुआंों की गति घाटी कहते हैं, 10,000 धुआंों की घाटी कहते हैं, तो ये हो जाएगा यानी अलास्का को कहते हैं। ऑप्शन सी अलास्का को कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, तो स्ट्राम्बोली हो जाएगा, ऑप्शन बी स्ट्राम्बोली। नेक्स्ट है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत वर्ष 1962 में किसने दिया था, तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो है ये अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, ऑप्शन ए अल्फ्रेड वेगनर ने। देखिए प्लेट विवर्तन के जो सिद्धांत है 1962 में ये हैरी हेस ने दिया था, ऑप्शन बी हैरी हेस ने दिया था, ये ऑप्शन गलत है, हैरी हेस ने दिया था। अलास्का के दक्षिण में और उत्तरी अमेरिका प्लेट के पश्चिम में कौन सा प्लेट स्थित है, तो ये जुआन डी फोका प्लेट जो है ये उत्तर अमेरिका के प्लेट के पश्चिम में स्थित है। चलिए कैलिफोर्निया के निकट सान एंड्रियास भ्रंश किस प्रकार के प्लेट किनारों पर निर्मित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये संरक्षी किनारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह निम्नलिखित में से कौन सा जो है असुमलित है, यानी कथन गलत है। चलिए प्रथम है कि फ्यूजी प्लेट ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है, ये सही है। फिलीपीन प्लेट जो है एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच में स्थित है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है कि अरेबियन प्लेट जो है ये उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप के बीच स्थित है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है कि अफ्रीका प्लेट जो है अफ्रीकी प्लेट ये संपूर्ण अफ्रीका महाद्वीप और पूर्वी अटलांटिक महासागरीय तट शामिल है, तो ये सही है, ऑप्शन सी गलत दिया गया है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये वेगनर ने, ऑप्शन ए वेगनर ने दिया था। कौन सी प्लेट 7 मुख्य प्लेटों में शामिल नहीं है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ये अरेबियन प्लेट, ये 7 मुख्य प्लेटों में शामिल नहीं है अरेबियन प्लेट। नेक्स्ट है कथन दिया गया है और कौन सा कथन जो है वो सही है, यानी कौन सा कथन सत्य है। चलिए देखते हैं। प्रथम कथन है कि अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार पेंजिया के विभाजन से उत्तरी भाग अंगारलैंड तथा दक्षिणी भाग गोंडवानालैंड कहलाया था। नहीं, अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार पेंजिया के विभाजन से उत्तरी भाग जो है अंगारलैंड और दक्षिणी भाग गोंडवानालैंड कहलाता है, तो ये सही है। गोंडवानालैंड से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और प्रायद्वीप भारत इत्यादि का निर्माण हुआ है, तो ये भी सही है। अंगारलैंड व गोंडवानालैंड के बीच के सागर को आर्कटिक सागर कहते हैं, तो ये गलत है, यानी 1 और 2 सही है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर पूछे तो दोस्तों ये एशिया हो जाएगा, और अगर सबसे छोटा पूछे तो सबसे छोटा हो जाएगा दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है मिलान करने वाला, चलिए इसको मिलान करते हैं। देखिए शान का पठार कहाँ है, तो शान का पठार जो है ये म्यांमार में है। ताकला माकन का पठार कहाँ है, तो चीन में, ताकल माकन का पठार चीन में है। अनाटोलिया का पठार कहाँ है, तो ये तुर्कियों में स्थित है। और पोटबार का पठार कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में, पोटबार का जो पठार है ये पाकिस्तान में स्थित है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कि वान झील किस देश में स्थित है, तो ये तुर्की में। कहाँ? ये तुर्की में स्थित है, जो कि सबसे अधिक लवण वाला झील है वान झील। नेक्स्ट है कि कौन सा औसत कथन दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए गोबी मरुस्थल कहाँ है, तो मंगोलिया में, ये बिल्कुल सही है। रूबल अल खाली मरुस्थल कहाँ है,
तो ये इराक में है, तो दोस्तों ये गलत है, यानी ऑप्शन बी गलत है। अन नफूद मरुस्थल जो है सऊदी अरब में है, अन नफूद मरुस्थल जो है सऊदी अरब में है, ये भी सही है। दस्त ए कबीर मरुस्थल जो है ये ईरान में स्थित है, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन बी गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है। तो मलेशिया की मुद्रा का जो नाम है दोस्तों ये क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा रिंगिट। रिंगिट जो है मलेशिया की मुद्रा का नाम है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी जो झील है ये विक्टोरिया झील है, ऑप्शन सी। अफ्रीका महाद्वीप की दक्षिणतम बिंदु कौन सी है, तो दक्षिणतम बिंदु अगर पूछे तो ये हो जाएगा कैप अगुलू यानी अगुलहास, कैप अगुलहास हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण बिंदु है। नेक्स्ट है, चलिए मिलान करने के लिए कह रहा है कौन असुमलित है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए मिस्र की राजधानी काहिरा है, ये सही है। लीबिया की राजधानी जो है रवात है, तो दोस्तों ये गलत है। नेक्स्ट है कि बोत्सवाना की राजधानी गेब्रोन है, तो ये सही है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन बी गलत है। विश्व में नहरों का देश कैसे कहते हैं, तो नहर का देश ये पाकिस्तान को कहते हैं। किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहते हैं, तो अंध महाद्वीप जो है ये अफ्रीका को कहते हैं, ऑप्शन बी अफ्रीका। नेक्स्ट है कि अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है, तो माउंट किलिमंजारो जो है ये तंजानिया में स्थित है। कहाँ, तंजानिया हो जाएगा। शुतुरमुर्ग नामक पक्षी किस मरुस्थल में पाया जाता है, तो शुतुरमुर्ग जो है ये कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि लिविंगस्टोन तथा स्टेनले जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों ये जायरे नदी पर, ऑप्शन डी जायरे नदी पर। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो ये माउंट मैकिनले ये सर्वोच्च चोटी है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। चलिए ब्रिटिश कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है, तो ब्रिटिश कोलंबिया जो पठार है ये कहाँ है। चलिए इसको आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ब्रिटिश कोलंबिया पठार जो है उत्तरी अमेरिका में, कहाँ, उत्तरी अमेरिका में स्थित है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अमेरिका का शिकागो शहर किस झील के किनारे स्थित है, तो दोस्तों ये मिशिगन झील है, अमेरिका के शिकागो शहर मिशिगन झील के किनारे स्थित है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहते हैं, तो हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों ये, यानी यहाँ बर्फ़ है इसीलिए इसे श्वेत महाद्वीप यानी श्वेत महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि यहाँ पूरी जो है बर्फ़ से ढका हुआ है और बर्फ़ से ढका होने के कारण से श्वेत महाद्वीप कहते हैं। कौन सा महाद्वीप द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, यानी किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी जो झील है ये लडोग झील, लडोगा झील जो है सबसे बड़ा झील है यूरोप महाद्वीप की। कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित नहीं है, तो ये अटकामा मरुस्थल, ये कहाँ है, तो अटकामा मरुस्थल जो है ये पेरू में है, तो ऑप्शन बी जो है ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। जबकि तनामी, सिम्पसन और ग्रेट मरुस्थल ये सभी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है 100 नंबर और कढ़ाई मिलान कीजिए। चलिए इसको मिलान करते हैं। देखिए दक्षिण अमेरिका जो है महाद्वीप का सर्वोच्च चोटी, तो ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो है ये माउंट बिसन मासिप है। एशिया का तो माउंट एवरेस्ट है। ऑस्ट्रेलिया का अगर पूछे तो ऑस्ट्रेलिया का एकांगुआ है, ऑस्ट्रेलिया की एकांगुआ है। और अंटार्कटिक पूछे तो माउंट कोसेस्क्यू ये जो है अंटार्कटिक का है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यूरोप तथा एशिया महाद्वीप के बीच स्थित पर्वत कौन सा है, तो यूरोप और एशिया के बीच, यूरोप और एशिया के बीच जो है ये यूराल पर्वत है, ऑप्शन सी यूराल पर्वत है। नेक्स्ट है कि कौन सा जो है असुमलित है। चलिए देखिए टाइबर जो है ये किस नदी किनारे है, तो रोम नदी के किनारे। सीन जो है सीन नदी किनारे लियोन है, तो दोस्तों ये गलत है। पेरिस जो है वो सी नदी के किनारे स्थित है। वर्षा जो है बिस्चुला यानी बिस्तुला नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी सही है। लंदन टेम्स नदी के किनारे है, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन बी जो है सीन है, सॉरी लियोन्स जो है कराची नदी के किनारे है, तो सीन नदी के किनारे जो है पेरिस है, यानी बी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है कि विश्व में कालगुड्डी और कुलगाडी किस खनिज तत्व के लिए प्रसिद्ध है,
तो ये सोना के लिए ऑप्शन ए सोना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है, ऑप्शन डी। झीलों का देश किसे कहते हैं? तो झीलों का देश जो है ये फिनलैंड को कहते हैं, ऑप्शन बी फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। नेक्स्ट है कि संपूर्ण पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 70.8 यानी 71% जल है और जो है 29% स्थल है। चलिए अगला है कि महाद्वीपों से महासागर की ओर जाने पर महासागरीय नितलों की क्रम, महाद्वीप से महासागर की जाने पर महासागरीय नितलों की क्रम क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीपीय ढाल, गहरे सागरीय मैदान और महासागरीय गर्त, ऑप्शन डी। चलिए डॉल्फिन कटक हुआ चैलेंजर कटक किस महासागर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर जो है ये प्रशांत महासागर है, ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है कि विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीप मगन तट किस महासागर का है? तो चौड़ा महाद्वीप मगन तट जो है ये आर्कटिक महासागर के जो है आर्कटिक महासागर का तट है, ऑप्शन सी। महासागर की औसत गहराई, तो महासागर की जो है औसत गहराई ये 3800 मीटर है, ऑप्शन डी 3800 मीटर। नेक्स्ट है कि कौन सा गर्त अटलांटिक महासागर में स्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा यानी डायमेंटिना गर्त जो है ये अटलांटिक महासागर में स्थित नहीं है। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो सबसे गहरा जो गर्त है ये मेरियाना गर्त है, ऑप्शन बी मेरियाना गर्त। चलिए कर नेक्स्ट क्वेश्चन को मिलान कीजिए। तो ब्रिटिश कोलंबिया द्वीप जो है ये कहाँ है? तो ब्रिटिश कोलंबिया द्वीप जो है ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ग्रीनलैंड द्वीप जो है ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। मेडागास्कर जो द्वीप है ये हिंद महासागर में स्थित है। और जेमेलिया द्वीप जो है ये कहाँ है? तो ये आर्कटिक महासागर में, जेमेलिया द्वीप जो है ये आर्कटिक महासागर में स्थित है। चलिए अगला है कि चलिए प्रशांत महासागर में स्थित है यानी प्रशांत महासागर में कौन सा स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये अल्बाट्रोस पठार, अल्बाट्रोस जो है पठार है ये प्रशांत महासागर में स्थित है। महासागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? तो महासागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड होता है, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि महासागर की औसत लवणता कितनी होती है? तो महासागर की औसत जो लवणता है दोस्तों ये 35% होता है, ऑप्शन बी। महासागरों की सतही जल का तापमान किस ओर घटता है? तो सतही जल का तापमान जो है ये भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर घटता है, तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महासागरीय जल में लवणता की सर्वाधिक मात्रा उत्तरी गोलार्ध में किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है? तो ये हो जाएगा 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश, 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे ज़्यादा लवणता वाली झील जो है ये वान झील है, ऑप्शन ए वान झील हो जाएगा। सर्वाधिक लवणता किस महासागर में पाई जाती है? तो सर्वाधिक जो लवणता है ये अटलांटिक महासागर में, सर्वाधिक लवणता अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट है करार मिलान कीजिए। चलिए देखिए करार कौन सा कथन सही है। देखिए समान लवणता वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को सब लवण कहते हैं, तो बिल्कुल सही है। महासागरीय जल का तापमान सर्वाधिक अगस्त में और न्यूनतम फरवरी में होता है, तो ये भी सही है। केल्विन पैमाने पर परम शून्य तापमान 0 केल्विन होता है, तो दोस्तों ये गलत है। परम शून्य तापमान जो है -273 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ऑप्शन सी गलत है, 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। तरंग की गति और तरंग की लंबाई किस पर निर्भर करती है? तो तरंग की गति और तरंग की लंबाई जो है ये आवर्तकाल पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है कि कौन सा एक गर्म जलधारा का उदाहरण है? तो गर्म जलधारा का कौन सा उदाहरण है? तो ब्राज़ील धारा, ब्राज़ील जलधारा जो है ये गर्म धारा की उदाहरण है, यानी उदाहरण है। यूरोप महाद्वीप का गर्म कंबल के नाम से प्रसिद्ध जलधारा, तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी गल्फ स्ट्रीम जो है जिसे यूरोप महाद्वीप में यानी गर्म कंबल भी कहते हैं, गर्म कंबल भी कहते हैं गल्फ स्ट्रीम जलधारा को। चलिए रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो
रेनेल जो जलधारा है ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है। नेक्स्ट है कि अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के निर्माण में सहायक जलधारा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कनारी जलधारा, ऑप्शन बी कनारी जलधारा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाँ, बेंगुएला जलधारा प्रवाहित होती है। तो बेंगुएला जो जलधारा है दोस्तों ये कहाँ प्रवाहित होती है? तो ये अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम के सहारे, पश्चिम तट के सहारे, अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट के सहारे जो है बेंगुएल जलधारा प्रवाहित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कराक महासागरीय जलधारा की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा दोस्तों पृथ्वी का परिभ्रमण और गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है महासागरीय जलधारा की उत्पत्ति होती है। तो सही है, वायुदाब और पवन के कारण जो है ये जलधारा की उत्पत्ति होती है, तो ये भी सही है। वाष्पीकरण और वर्षा के कारण जो है ये जलधारा की उत्पत्ति होती है, तो ये भी सही है, यानी उपयुक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट कराक मिलान कीजिए। देखिए जलधारा है और महासागर है, तो एंटीलीज जलधारा जो है ये किससे संबंधित है? तो अटलांटिक महासागर से। किरोशिवो जलधारा जो है ये किससे संबंधित है? तो ये प्रशांत महासागर से। किरोशिवो जलधारा प्रशांत महासागर से संबंधित है। अगलुहास जलधारा जो है ये हिंद महासागर से संबंधित है। अलास्का जो है ये प्रशांत महासागर से संबंधित है। चलिए इस प्रकार जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि कौन सा जलधारा उत्तरी गोलार्ध में बहती है? तो उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों ये ओयासिबो जलधारा जो है ये उत्तरी गोलार्ध में बहती है। नेक्स्ट है कि कौन सी ठंडी जलधारा का समूह है? तो ठंडी जलधारा का जो समूह है दोस्तों ये कनारी, पेरू, फॉकलैंड और बेंगुएल, ये सभी जो है ठंडी जलधारा की समूह है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन सी नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कौन सी ग्रीन गैस एंड कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस जो गैस है दोस्तों ये उपयुक्त सभी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प, ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैस है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को, ऑप्शन बी 16 सितंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट है क्षोभमंडल की धरातल से औसत ऊंचाई। तो औसत ऊंचाई जो है ये 13 किलोमीटर है, ऑप्शन ए 13 किलोमीटर। किस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं? तो दोस्तों ये हो जाएगा क्षोभमंडल को संवहन मंडल कहते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन की संकेंद्रण किस परत में होती है? वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन की संकेंद्रण जो है किस परत में होती है? तो ये हो जाएगा समताप मंडल में। कहाँ? तो समताप मंडल हो जाएगा। चलिए वायुमंडल में सबसे ऊपरी परत को कहते हैं, तो वायुमंडल में सबसे ऊपरी जो परत है उसे बहिमंडल कहते हैं, ऑप्शन सी बहिमंडल। वायुमंडल के किस परत में रेडियो की लघु तरंग परिवर्तित होकर धरातल पर आती है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ये एफ परत है। कौन सी? तो एफ परत हो जाएगा। क्षोभमंडल में प्रत्येक 1000 मीटर की ऊंचाई में जाने पर औसत कितने डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी 6.4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित है? तो संचार जो उपग्रह है ये आयन मंडल में। कहाँ? तो आयन मंडल में अवस्थित है। क्षोभमंडल और समताप मंडल के बीच स्थित सीमा क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों ये क्षोभ सीमा कहलाती है, ऑप्शन बी। वायुमंडल की परत की सही क्रम क्या है? चलिए तो वायुमंडल की परत की सही क्रम क्या है, चलिए देखते हैं। दोस्तों ये हो जाएगा क्षोभमंडल, उसका समताप मंडल, उसका मध्यमंडल और आयन मंडल, फिर लास्ट में बहिमंडल। ये सबसे पहले समताप मंडल और लास्ट में बहिर्मंडल हो जाएगा। नेक्स्ट समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 1013.25 मिलीबार होता है। नेक्स्ट कथन है कि कौन सा कथन जो है वो गलत है, यानी कथन रॉन्ग दिया गया है। प्रथम है कि वायुदाब मापने की इकाई बैरोमीटर है, जिससे मिलीबार या पास्कल भी मापा जाता है, इससे मिलीबार या तथा पास्कल भी मापा जाता है, तो ये सही है। वायुदाब की खोज ग्यूरिक ने की थी, तो वायुदाब की खोज किसने की? तो ग्यूरिक ने, ये भी सही है। सागर तल पर समान वायुदाब वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक यानी कल्पित रेखा को दाब प्रवणता कहते हैं, तो ये गलत है। धरातल से ऊंचाई की ओर जाने पर वायुमंडलीय दाब में कमी होती है, धरातल से ऊंचाई की ओर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब जो है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डोलरम पेटी का विस्तार जो है कहाँ यानी कितना है?
तो ये 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है डोलरम पेटी का विस्तार है। किस पेटी को असव अक्षांश भी कहते हैं? तो असव अक्षांश जो है ये उपोषण उच्च दाब पेटी, उपोषण उच्च दाब यानी उपोषण उच्च वायुदाब पेटी को कहते हैं असव अक्षांश कहते हैं। ऑप्शन बी। चलिए, उपोषण उच्च यानी उपोषण उच्च दाब उच्च वायुदाब कटिबंध से वो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध के चलने वाली पवन किस नाम से जानी जाती है? चलिए, तो ये पछुआ पवन के नाम से जानी जाती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, विश्व के किस समुद्र क्षेत्र में गजता 40 पवन प्रवाहित होती है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी 40 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य जो है यानी गजता 40 पवन प्रवाहित होती है, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये, देखिए यामो जो है जापान की पवन है, तो ये सही है। पेम्पिरो जो है, पेम्पिरो अर्जेंटीना की पवन है, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि नॉर्वेस्टर जो ब्राज़ील का है, तो ये गलत है। सिस्टन जो है ईरान का है, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी गलत है। नेक्स्ट है कि कह कि मिलान कीजिए। चलिए इसको मिलान करते हैं। देखिए, पवन है और इधर क्षेत्र है, तो खमसिन जो पवन है ये कहाँ से है? तो मिस्र से। बोरा जो है एड्रियाटिक सागर से। लू जो है दोस्तों, ये लू कहाँ का है? तो चलिए, लू जो है ये उत्तरी भारत मैदान का है, लू उत्तरी भारत मैदान का है। और हरमट्टन जो है पश्चिमी अफ्रीका का है। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि किसे पवन का डॉक्टर पवन भी कहते हैं? किस पवन को डॉक्टर पवन कहते हैं? तो इसका आंसर यानी ये हो जाएगा दोस्तों, हरमट्टन को डॉक्टर पवन कहते हैं। सिरोको पवन के स्थायी नाम क्या है? तो ये हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी, गिबली, चिली और लेवेस, ये सभी सिरोको पवन के स्थायी नाम है। नेक्स्ट है कि कौन सी ठंडी पवन नहीं है? करेक्ट, कौन ठंडी पवन नहीं है? तो ये ब्रिक फिल्डर जो है ये ठंडी पवन नहीं है। उष्ण कटिबंध चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे बिलीज यानी बिली बिलीज कहते हैं। उष्ण कटिबंध चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में बिली बिलीज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरिकेन नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कैरिबियन सागर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फिलीपींस, चीन, जापान में आने वाले उष्ण कटिबंध चक्रवात को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये टाइफून कहते हैं। फिलीपींस, चीन और जापान में आने वाले उष्ण कटिबंध को टाइफून कहते हैं। हालांकि उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात की दिशा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वर्मावत हो जाएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कौन सा कथन गलत दिया गया है? चलिए देखते हैं। प्रथम है कि प्रति चक्रवात की अपेक्षा अधिक विस्तृत होती है, तो ये सही है। चक्रवात में हवाएं केंद्र से ऊपर उठकर वर्षा कराती है, जबकि प्रति चक्रवात में मौसम बिल्कुल साफ होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्षेत्र दोनों गोलार्ध में 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य होता है, तो ये गलत है। प्रति चक्रवात में हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। चलिए, कौन सा निम्नलिखित में से कौन अवताग्र का प्रकार नहीं है? यानी कौन अवताग्र का प्रकार नहीं है? तो ध्रुवीय अवताग्र हो जाएगा, ऑप्शन बी ध्रुवीय अवताग्र। नेक्स्ट है कि किस अवताग्र में गर्म वायु राशियाँ तेजी से ठंडी वायु राशियों के ऊपर स्थापित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा उष्ण अवताग्र हो जाएगा। कौन सा अवताग्र प्रदेश महाद्वीपीय हवाओं तथा ध्रुवीय सागरीय हवाओं के मिलने से बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये आर्कटिक अवताग्र प्रदेश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कौन सा औद्योगिक प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश जो है ये अमेरिका में नहीं है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रूस का मैनचेस्टर किस शहर को कहते हैं? तो रूस का मैनचेस्टर जो है ये इवानोवो को कहते हैं। रूस का मैनचेस्टर इवानोवो को कहते हैं। चलिए, फ्रांस का लोरेन औद्योगिक प्रदेश में किसकी प्रधानता है?
तो ये हो जाएगा दोस्तों लौह इस्पात उद्योग का। लौह इस्पात उद्योग का जो है यानी फ्रांस का लॉरेंस सार औद्योगिक प्रदेश में लौह इस्पात उद्योग है। चलिए लास्ट क्वेश्चन कुछ ही बचा हुआ है, कड़ा मिलान करने के लिए चलिए इसको मिलान करते हैं। देखिए औद्योगिक क्षेत्र है और देश है, तो लंदन औद्योगिक क्षेत्र ये कहाँ है, तो इंग्लैंड में। कहाँ, इंग्लैंड में है। ओहियो इंडियाना प्रदेश जो है ये कहाँ है, तो संयुक्त अमेरिका में है। नगोया औद्योगिक प्रदेश कहाँ है, तो जापान में। नगोया जापान में है। शंघाई वुहान औद्योगिक प्रदेश जो है चीन में। शंघाई वुहान ये चीन में स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए कौन सा कथन जो है वो गलत है। चलिए मॉन्ट्रियल जो है ये यानी जलपोत का एयरक्राफ्ट है, तो ये सही है। आसान मुकदेन ये सूती वस्त्र है का उद्योग है, तो ये गलत है। लॉस एंजिल्स ये फिल्म और एयरक्राफ्ट यहाँ पे होता है। लॉस एंजिल्स फिल्म और एयरक्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है। नेक्स्ट है कि लौह इस्पात के लिए पिट्स वर्ग प्रसिद्ध है, तो ये भी सही है। चलिए शैंपेन व बोर्डो प्रसिद्ध है। शैंपेन और बोर्डो जो है प्रसिद्ध है। तो शराब उद्योग के लिए इटली का डेट्राइट किस शहर को कहते हैं, तो इटली का डेट्राइट जो है तुरिन शहर को कहते हैं। तुरिन शहर को इटली का डेट्राइट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इस ज्योग्राफी का लास्ट क्वेश्चन है, करा कि चेन 1 और चेन 2 को मिलान कीजिए। चलिए चीन का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो चीन का मैनचेस्टर शंघाई को कहते हैं। जापान का डेट्राइट जो है ये किसे कहते हैं, तो नगोया को। जापान का डेट्राइट नगोया को कहते हैं। कनाडा का डेट्राइट जो है ये किसे कहते हैं, तो ये विंडसर को। कनाडा का डेट्राइट विंडसर को कहते हैं। और विश्व का फैशन नगरी जो है पेरिस को कहते हैं। विश्व का फैशन नगरी पेरिस को कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो है भारत का ज्योग्राफी का सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो आने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सभी लोग इस वीडियो को एक शेयर जरूर कीजिएगा। नए हैं तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिलेगा। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।